So, once a welcome to all of you once again. देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, यस, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेंशन। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पर्टिकुलरली ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, किस प्रकार से जो है पर्शियन और मैसेडोनियन एम्पायर जो है अटैक किया था या इन्वेड किया था, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि विल डिस्कस दैट दिस अलेक्जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो है साइरस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साइरस ने अटैक किया था। जस्ट ऑफली में बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से पर्शियन, बेबीलोन और मीडिया जो था, उसके बाद जो है उसके ऊपर मीडिया और बेबीलोन के ऊपर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके साथ साथ जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, उसमें आपस में जो राजा महाराज थे आपस में नहीं पटता था, इसीलिए उसको कैप्चर करने में आसानी हुई। उसके साथ साथ जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते थे, अमीर राजा महाराज रहते थे, वेल्दिएस्ट नेशन कहा जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो यही एक रीजन था। उसके साथ साथ जो है हिंदू कुश के थ्रू जो है वो आराम से आ सकता था, हिंदू कुश के थ्रू जो है वो आराम से जो है आ सकता था, इंडिया को एंटर कर सकता था। और उस टाइम पे इंडिया में जो जैसे कि जो महाजन पद, ठीक है, वगैरह थे, गांधार थे, कंबोज थे, मद्रा थे, वो आपस में छोटे छोटे जो है आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो उसको, यस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, यस। हाँ, तो आपस में लड़ रहे थे तो उसको आसान हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि साइरस जो है अपना आधिपत्य जो है यहाँ पर जमाया था धीरे धीरे। बट ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि उससे पहले जो लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, धनानंद के बारे में, ठीक है, धनानंद के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। धनानंद, धनानंद, ठीक है। धनानंद से उसके बाद एक नंद वंश के बाद उसके बाद एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि मौर्य डायनेस्टी, दैट इज द कॉज ऑफ द मगध सक्सेस। मौर्य डायनेस्टी, और यू कैन से कॉजेस ऑफ द दैट इज मगध सक्सेस। मगध जो है सक्सेस होने का रीजन क्या था, मगध जो है सक्सेस होने का रीजन क्या था, कई सारे कारण थे मगध जो है सक्सेस होने का, ठीक है। पहला तो है देखो भौगोलिक कारण, ठीक है, उसका जो है ज्योग्राफिकल एडवांटेज, ठीक है। तो जो मगध का जो कैपिटल हुआ करता था पहले जो है राजगृह उसका कैपिटल था, राजगृह उसका कैपिटल था। बाद में उसका कैपिटल बनाया गया पाटलिपुत्र को, उसका जो आज के डेट में प्रेजेंट डे में पटना है, ठीक है। तो मगध का जो कैपिटल बाद में पटना बना था, पहले राजगृह था, ठीक है। राजगृह इनिशियल स्टेज में था, बट वो जो ज्यादा एरिया कवर कर लिए तो पटना जो है सेंटर हो रहा था, इसलिए उसको पाटलिपुत्र को जो है उन्होंने राजधानी बना था। चाहे राजगृह हो या पटलिपुत्र हो, पूरा सेंटर लोकेशन था। और राजगृह के बारे में बता दूं, उसके सराउंडिंग में उसके 5 साइड में 5 हिल थे, माउंटेन थे, ठीक है। माउंटेन होने की वजह से दुश्मन उसको तोड़ नहीं पाते थे, दुश्मन उसको अटैक नहीं कर पाते थे। तो ज्योग्राफिकल रीजन सबसे बढ़िया चीज है कि मगध का सक्सेस होने का, ठीक है। और अगर दूसरा रीजन की बात करें, देखो और एक चीज रीजन की, मगध लेआउट एट द सेंटर ऑफ द मिडिल गंगाटिक प्लेन, जहां पर जो है फर्टाइल अलुवियल और हेवी रेनफॉल होता था। देखो मगध जो एरिया है आज के डेट में, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, यूपी है, जो जिसको नॉर्दर्न प्लेन एरिया भी कहा जाता है, जो कि गंगा यमुना के जो फर्टाइल रीजन है, यू कैन से मिडिल गंगा प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। मगध जो है मध्य गंगा प्लेन में है, समतल भूमि में है। देखो वो एरिया में पहला तो है इरिगेशन, सबसे ज्यादा है पानी का फैसिलिटीज है। उसके साथ साथ रेनफॉल प्रॉपरली होता है। उसके साथ अलुवियल फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी वहां पर होती है। तो रेनफॉल होने की वजह से, वाटर का सप्लाई होने की वजह से, फैसिलिटीज होने की वजह से, और फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चरल सॉइल होने की वजह से वहां का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और उस टाइम पे कृषि उत्पादन जो है सबसे मेन था, और एक है आयरन का उत्पादन, ठीक है। तो
कृषि साधन ही सबसे आज के डेट में प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, बैंकिंग है, इंश्योरेशन है, एजुकेशन, दुनिया भर की चीजें हैं। उस टाइम पे एजुकेशन मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ही था। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों का सेटलमेंट भी ज्यादा होने लगा, लोग ज्यादा डेवलप भी होने लगे। सो दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि वहां का जो फर्टाइल सॉइल है और वहां का पानी, हेवी रेनफॉल। उसके साथ साथ देखो, फॉरेस्ट इन द साउदर्न एरिया प्रोवाइडेड इट्स टिम्बर एंड एलिफेंट व्हिच गेव स्पेशल मिलिट्री एडवांटेजेस। ठीक है, उस एरिया में फॉरेस्ट जंगल होने की वजह से क्या है, उनको जो है लकड़ी मिलने लगा। उसके साथ साथ जो है वहां से जो हाथी हाथी मिलते थे जो कि मिलिट्री में हेल्प है। देखो, मगध का पावरफुल होने का, मगध जो मिलिट्री पावरफुल होने का एक रीजन तो जो था हाथी। हाथी दुश्मन के सेना को इजीली जो है ध्वस्त कर सकता था। ठीक है, इजीली जो है, और हाथी को मारना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, वो इजीली ध्वस्त कर सकता हाथी के। हाथी सामने देखोगे तो ही डर जाओगे चीजें। तो ये हाथी जो है एक पावरफुल चीजें हुआ, और वहां का टिम्बर मतलब वहां का जो है जंगल में जो है लकड़ी मिलने लगा, ये भी फायदामंद हुआ। ठीक है, तो एलिफेंट का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया था। ठीक है, हाथियों का भरपूर इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वहां के जो रूलर थे, जैसे कि बिंबिसार हैं, अजात शत्रु हैं, ठीक है, महापद्मानंद हैं, ये सब फेमस रूलर हैं। बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मानंद, तो ये जो है एक तरफ से एम्बिशियस रूलर भी थे और पावरफुल रूलर भी थे। तो मौर्य में, और उसके बाद आएंगे, अभी अगर मौर्य की बात करूं, अशोका, ठीक है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी तो मगध मगध एक तरफ से मगध ही तो था। ठीक है, पाटलिपुत्र तो उनका कैपिटल हुआ करता था। दैट्स व्हाई ये लोग ज्यादा पावर, चाहे वो अशोका हो, ठीक है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, और उससे पहले बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मानंद, ये सब जो है फेमस राजा थे। ठीक है, ये सब जो है बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मानंद, ये सब जो है एक तरफ से एफिशिएंट रूलर थे। ठीक है, उसके साथ साथ उस टाइम पे अगर मैं बात करूं कि राइज ऑफ ट्रेड, व्यवसाय में जो है इंक्रीज होने लगा। उसके साथ साथ जो है ट्रेड के साथ साथ ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है सेटलमेंट होगा, डेवलपमेंट भी होगा, टाउन बढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम पे मेटल मेटल एंड मेटल मनी का जो है एक तरफ से ये हुआ था, तो व्यापार। उसके साथ साथ जो है चौथा कारण यह है कि व्यापार, शहरों और धातु मुद्रा का उदय होने का कारण। ठीक है, दैट इज धातु मुद्रा होने के कारण क्या हुआ, जो राजाओं के जो खजाने थे, ठीक है, उसमें जो है डेवलपमेंट हुआ, उसमें जो है वृद्धि हुआ। ट्रेजरर ऑफ द मगधन किंग, तो जाहिर सी बात है व्यवसाय अच्छा होगा, टाउन बढ़ेगा, मार्केट मिलेगा, उसके साथ साथ जो है मनी आएंगे, तो जाहिर सी बात है जो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। देन उसके साथ साथ देखो, फाइनली अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ द मगध। मगध वाले जो है एक तरफ से मॉडर्न थॉट वाले थे, पुराने सोच वाले नहीं थे, जो कि उसका डेवलपमेंट का कारण बना। यही सब रीजन था उसका डेवलपमेंट का कारण। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफिकल रीजन और एबल रूलर, ये दो मेन रीजन भी है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद जो है, अब आते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देखो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो अभी दिखाया था, दैट इज पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब अटैक, अटैक, ठीक है, अटैक। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द पोजीशन, ये जो पोजीशन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसके ऊपर। तो सबसे सबसे पहले देखो तो ये रीजन है। ठीक है, यही जो रीजन है, ठीक है, यही जो रीजन है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, ठीक है, जितने भी रूलर थे मगध के टाइम पे, ठीक है, हरियंकस, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, उसके बाद नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मौर्य डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी ये चल रहा था। ठीक है, महापद्मानंद, ठीक है, नंद डायनेस्टी, उस टाइम की बात चल रही है ये। ठीक है, तो उसी दौरान आप देख सकते हो कि ये बात है मिड 6th सेंचुरी। ठीक है, और उस टाइम पे आप देख सकते हो कि साइरस वन, उस टाइम पे जो है वो है साइरस वन, जिसका टाइम पीरियड है 558 बीसी से लेकर 530 बीसी तक। 558 बीसी से लेकर 530 बीसी तक। ठीक है, उस टाइम पे देखो ये जो एरिया है दिस इज पर्शिया, ये जो एरिया है दिस इज पर्शिया, और ये जो एरिया है, ये जो ग्रीन कलर का, दिस इज नोन एज बेबीलोन, उसको कहा जाता है
दिस एरिया इज नोन एज बेबीलोन। ग्रीन कलर एरिया इज नोन एज बेबीलोन, ठीक है। बेबीलोन जो कि सीरिया, बागदाद, तुर्की, ये सब एरिया से बना है, ठीक है। और ये जो एरिया है, ठीक है, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये जो आज के डेट में दैट इज नोन एज मीडिया, दैट इज नोन एज, उस टाइम पे उसका नाम है, दैट वाज नोन एज मीडिया। तो ये जो एरियाज है, ठीक है, प्रेजेंट डे की बात करें तो बेबीलोन का मतलब है बागदाद है, सीरिया है, लेबानन है, तुर्की का कुछ एरिया है, ये सब जो है बेबीलोन में आएगा। और ये जो है दैट इज पर्सी, ठीक है, पर्सिस। और ये जो एरियाज है दैट इज अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये जो एरिया इज नोन एज, दैट इज नोन एज मीडिया, ठीक है। तो साइरस was the greatest conqueror of the you can say आर्चिमेडियन एम्पायर। आर्चिमेडियन एम्पायर का एक तरफ से कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? साइरस। वो है मिड 6th सेंचुरी की बात है, 558 बीसी से लेकर 530 बीसी तक उसने रूल किया था। देखो इनिशियल स्टेज में ये बेबीलोन और मीडिया और पर्शिया अलग अलग थे। बाद में ये साइरस ने मीडिया के ऊपर, सारे मीडिया के ऊपर उसने कैप्चर कर लिया था, सारे बेबीलोन के ऊपर उसने कैप्चर कर लिया था, सारे मीडिया, मतलब ये जो है साइरस के अंडर आ गया टोटल। देखो इस तरह कंडीशन हो गया, मतलब सारे जो बेबीलोन थे उसको कैप्चर कर लिया, सारे मीडिया थे उसको कैप्चर, मतलब टोटल ये जो एरिया है यहाँ तुर्की, अर्मेनिया, ये जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो टोटल एरिया है अब किसके अंडर आ गया? अब साइरस 1 के अंडर आ गया, साइरस 1 के अंडर आ गया, ठीक है। तो जब ये एरिया को उसने कैप्चर कर लिया तो ये हमारा भारत है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इंडिया। और ये भारत का जो है नॉर्थ वेस्टर्न, ये जो एरिया है भारत का, दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो मैंने अभी दिखाया था मैप में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मतलब ये अगर सिंपल मैप में मैं दिखाऊं तो यही जो पोर्शन है उसकी बात हो रही है, यही पोर्शन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दिस इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये जो हिस्सा है भारत का, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, उसको देखो, पहला चीज है साइरस उसको अटैक करना चाहता था, उसका 3 सबसे बड़ा रीजन है। पहला रीजन क्या है? देखो, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, मतलब इस एरिया के जो महाजनपद वगैरह थे वो आपस में उनका नहीं पड़ता था, आपस में दोस्ती नहीं था, आपस में लड़ते थे, लड़ते झगड़ते थे। अब देखो एक तो छोटे छोटे थे, ठीक है, और स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे। अगर वहां का जो राजा महाराज अगर छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे एरिया होगा, आपस में लड़ते रहेंगे तो थर्ड पर्सन का ही तो फायदा होगा। तो वहां के जो एरियाज थे जैसे कि गांधार था, कंबोज था, मड्रा था, ये छोटे छोटे एरियाज थे जिसको उनको एक तरफ से अटैक करने में आसानी हुई और उसको रूल करने में आसानी। अगर आपस में राजा पढ़ते, आपस में अगर उनका यूनिटी होता तो शायद थर्ड पर्सन या जो फॉरेन इन्वेंशन इंडिया में नहीं होता। बट उस टाइम पे उस एरिया के जो छोटे छोटे, एक तो छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे, छोटे छोटे थे और अलग अलग थे, बिखरे हुए थे, और आपस में दुश्मनी भी था। उसका भरपूर फायदा उठाया साइरस ने। और जो कंबोज में, गांधार में और मड्रा, ये सब जो आपस में लड़ते थे उसको जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया, जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेड थे उसको भरपूर फायदा उठाया और अटैक किया। पहला रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि इस एरिया में क्या था कि अमीर ज्यादा थे, ठीक है, अमीर ज्यादा थे, इस एरिया का डेवलपमेंट ज्यादा होता था। हालांकि मैं बता दूं, इस एरिया की बात करूं, यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी ज्यादा होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी ज्यादा होता था। तो इस रीजन में क्या हो रहा था, क्योंकि वही जो है इंडस रिवर भी है, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि, ब्यास वाला जो एरियाज है ऑलमोस्ट है, ठीक है। पंजाब के जो एरिया है, जो इंडस रिवर है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास, ये रीजन है। तो यहाँ पर पानी भी थे और एग्रीकल्चरल होता था, और सबसे वन ऑफ द वेल्दी, इस एरिया में सबसे अमीर राजा महाराज थे और उनके पास बहुत सारे मतलब पैसे भी थे, ठीक है। और एक चीज है कि वो एंटर करना चाहते थे इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया एक फेमस था सोने की चिड़िया के हिसाब से। आज के डेट में भारत की बात अलग है, इंडिया फेमस था सोने की चिड़िया के हिसाब से। इंडिया में मोहम्मद गजनी जैसा इंसान, आप लोग मध्यकालीन भारत में बताऊंगा, 17 टाइम्स इंडिया को लूटा था। किस चक्कर में? वेल्थ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तो वर्ल्ड में इंडिया फेमस था सोने की चिड़िया, मतलब इतने राजा महाराज थे और अपार संपत्ति था भारत में। ये तो विदेशी आक्रांता आके लूट के ले गए, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया वाज लाइक क्या है, वो सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड्स भी कहा जाता है। तो इंडिया के ऊपर वो आने का इजी एक्सेस थ्रू द
हिंदू कुश पासेस के थ्रू इंडिया वो अंदर आ सकता है। यही भी एक रीजन था इस एरिया को अटैक करने का और इंडिया को अटैक करने का। ठीक है, उसके साथ साथ देखो, अब देखो उसके साथ साथ ये जो है, अगर मैं बात करूं कि साइरस वाज द फर्स्ट कंकरर हु लेड एन एक्सपेडिशन एंटर इनटू द इंडिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, साइरस जो है पहला आदमी है जो कि भारत के जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो है फॉरेन फॉरेन जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया में उन्होंने कैप्चर किया था। उसके बाद उसने कैप्चर किया गांधार पे, गांधार और कंबोज। कंबोज जो मैंने महाजनपद आप लोगों को बताया था, महाजनपद के टाइम पे सबसे टॉप एरिया में हुआ करता था नॉर्थ ईस्टर्न में, गांधार और कंबोज। ठीक है, इस रीजन में ही होते हैं गांधार और कंबोज। ठीक है, एंड कह सकते हो कि ऑल इंडियन ट्राइब्स टू बी वेस्ट एंड द इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम एंड पेड ट्रिब्यूट। मतलब यहाँ के जितने भी राजा महाराज थे, यहाँ के जितने भी राजा महाराज थे, वो लोग जो है उनको जो है एक तरफ से पैसा देने लगे थे, ट्रिब्यूट देने लगे, मतलब टैक्स। ट्रिब्यूट का मतलब है टैक्स देने लगे थे। ठीक है, पर्शियन स्टार्टेड कॉलिंग पीपल लिविंग इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट अराउंड एंड बियॉन्ड सिंधु रिवर एज द हिंदू। देखो, सिंधु, सौ को ह का उच्चारण करते थे ये लोग। सिंधु वाज हिंदू, तो सिंधु रिवर बोल नहीं पाते थे, सौ को ये लोग ह उच्चारण करते थे। ध्यान रखिएगा, सौ को ह का उच्चारण करते थे, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे। सौ वाज मतलब वो उच्चारण नहीं कर पाते, ह बोलते थे, इसलिए सिंधु रिवर से वो लोग हिंदू बोलने लगे। और यहां से जो है हिंदू हिंदू हम लोग का जो रिलीजन है हिंदू एक तरफ से शुरुआत हुआ था। एक रीजन ये भी है, और जो हिंदुस्तान भी पड़ा था, हिंदू लोग रहते हैं इसलिए उसको हिंदुस्तान कहा गया। हालांकि भारत का नाम हिंदुस्तान होने का, यह हिंदू रीजन का अलग अलग लॉजिक भी है, अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग लॉजिक भी है। बट ये भी एक रीजन भी है कि पर्शियन वाले सौ को ह का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, उसको हिंदू बोलते थे। यहां से हो गया हिंदू। हिंदू मतलब वहां जहां रहने लगे, और जो लोग हिंदू हिंदू में रहते थे उसको हिंदुस्तान कहने लगे। ये भी एक रीजन था हिंदुस्तान होने का। हालांकि हिंदुस्तान नाम होने का अलग अलग रीजन अलग अलग राइटर ने बताया, बट ये एक रीजन है। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज मैं बता दूं, ये है साइरस वन। ठीक है, ये साइरस वन। उसके बाद देखो उसका पोथा, ग्रांडसन ऑफ साइरस, जिसका नाम है डरियस। ठीक है, डरियस। ठीक है, ग्रांडसन ऑफ साइरस जो है डरियस, और उसका टाइम पीरियड है 522 बीसी से लेकर 486 बीसी। देखो, मैं चाहता हूं पहले स्टोरी समझो। ठीक है, मैं चाहता हूं पहले स्टोरी समझो। स्टोरी समझने के बाद जो कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, वो आप निश्चिंत रहिए। पहले स्टोरी समझ में आ गया, ये मेरा मकसद है, स्टोरी समझाना। बाकी कंटेंट जो हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ठीक है, तो उसका ग्रांडसन, यू कैन से ग्रांडसन ऑफ साइरस। ठीक है, डरियस। ठीक है, और उसने भी ये टोटल एरिया तो कैप्चर कर चुके थे। टोटल एरिया पर्सेस, मीडिया, बेबीलोन, ये तो उस टाइम पे साइरस के टाइम पे कैप्चर था। बट अलग से उन्होंने देखो, अलग से उन्हें सिंध पे कैप्चर किया, पर्टिकुलरली ये डायरस जो है सिंध पे कैप्चर किया और पंजाब के कैप्चर किया। उससे पहले ये जो बाउंड्री लाइन है ब्लैक कलर का, यहां तक वो कैप्चर कर चुके थे। पूरा मीडिया, पूरा बेबीलोन, पूरा पर्सिस, ये सब कैप्चर कर चुके थे। अलग दो जगह कैप्चर किया उसने, सिंध पे और पंजाब पे उसने कैप्चर किया। कौन? दैट इज द ग्रांडसन ऑफ साइरस, दैट इज दरियस। ठीक है, वन। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने जो है 28, ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो है 28 सत्रैपी, सत्रैपी मतलब अलग अलग रीजन में उसको डिवाइड कर दिया उन्होंने। जो है जैसे कि आज के डेट में हम लोग का इंडिया है, अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है। ठीक है, स्टेट, कोई भी स्टेट ले लो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो इतना बड़ा रीजन था, उसको रूल करने में जाहिर सी बात है दिक्कत हो रहा था। तो वो चाह रहा था उसको अलग अलग डिवीजन में, उसको मान लीजिए कि अलग अलग स्टेट में उसको डिवाइड कर दिया। उसको क्या कहा गया? सत्रैपी। उसको जो है सत्रैपी, सबका 1 2 3 4 लाइक दिस 28 भाग में उसको डिवाइड किया। एंड ये जो एरिया था पर्टिकुलरली, ये जो इंडिया वाला एरिया था, जो पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था, उसको 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 जो है 20 नंबर सत्रैपी, और यहां से डायरेक्टली जो है एक तरफ से उसको टैक्स मिलता था। ठीक है, उसको टैक्स मिलता था। एंड मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड एंड पॉपुलस प्रोविंसेस ऑफ द आर्किमिडियन एम्पायर। तो ये जो आर्किमिडियन, ये टोटल एम्पायर इज नोन एज आर्किमिडियन एम्पायर है। तो सबसे यहां पर जो है फर्टाइल लैंड था, उपजाऊ मिट्टी थी यहां पर, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, लोग जो है अमीर थे,
और कहा जाता है कि जितना टैक्सेस आता था राजा के पास, केवल केवल ये एक ही रीजन से, ये 20 नंबर, अलग अलग नंबर था 1 2 3 4 लाइक, ये 20 नंबर से अकेले से ही 1/3 आता था। टोटल जितने उसके 28 जो है सत्रैपी थे, मतलब यानी कि स्टेट थे, तो अलग अलग स्टेट से जो है टैक्स आते थे, बट सबसे ज्यादा जो टैक्स आते थे ये 20 नंबर से, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस से, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ, फर्टाइल और सबसे अमीर लोग रहते थे। 1/3 ऑफ द टोटल कलेक्शन जो है ये राजा उसको मिलता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नेवल चीज भेजा था उसने अपने टाइम पे। उसके बाद देखो, उसके बाद डोरिशस के बाद दैट इज एक अलग नाम आया, रेक्सेस। ठीक है, रेक्सेस दैट इज 465 बीसी से लेकर 456 बीसी। ठीक है, मतलब ही यूटिलाइज हिज इंडियन प्रोविंसेस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशंस। ठीक है, जो इंडिया का जो पोजीशन था उसको पावरफुल उन्होंने बनाने की कोशिश की। उसके साथ साथ ही डिप्लॉयड इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवलरी टू ग्रीस टू फाइट हिज ओपोनेंट। ठीक है, टू ग्रीस मतलब इंडिया का जो पावरफुल था हाथी, ठीक है, उसके साथ साथ घोड़ा। ठीक है, इंडिया का जो पावरफुल था हाथी और घोड़ा, उन्होंने ग्रीस के सामने रखा फाइट करने के लिए, एक तरफ से फाइट करने के लिए। क्लियर है पॉइंट? हालांकि वो हार गया था, उसमें हार गया था। आफ्टर द फेल्यूर द आर्किमिडियन कुड नॉट फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी इन इंडिया। तो यहां से रखने के बाद एक तरफ से ये हार गए थे। ठीक है, ये लोग हार गए थे, उसके बाद ये लोग आगे नहीं जा पाए। ठीक है, तो ये था। अब देखो, ये जो एनडब्ल्यू लिखा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो एनडब्ल्यू है दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है पर्शिया है, समझो पहले पर्शिया है नॉर्थ वेस्ट। तो पर्शिया, पहला चीज क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये लोगों को क्या मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, पैसा रोकड़ा। ठीक है, इस चक्कर में तो सब कुछ होता है, लड़ाई। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से उनको क्या मिलता था, फायदा क्या होता था, उनको पैसा मिलता था टैक्स के हिसाब से, रिबेट के हिसाब से, जो भी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है उनका जो है सोल्जर सपोर्ट मिलता था पर्शिया को। ठीक है, सोल्जर मिलते थे, चाहे घोड़े का हो चाहे हाथी का हो। उसके साथ साथ उन लोगों के साथ ट्रेड संपर्क था, ट्रेड। तो आप देखिए, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से पर्शिया को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। उसके बाद क्या है, उनका सोल्जर का हेल्प हो रहा है, उसके साथ साथ जो है ट्रेड हो रहा है। समझ रहे हो चीजें, कितना फायदा हो रहा है, देख रहे हो कितना फायदा हो रहा है उनको। अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, इंपैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेशन, पर्शियन जो है भारत के ऊपर इंपैक्ट करने के बाद क्या नतीजा क्या निकला, इंपैक्ट मतलब कंसिक्वेंसेस, नतीजा। ठीक है, पर्शियन जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने के बाद या फिर इन्वेड करने के बाद क्या इंपैक्ट, क्या इन्फ्लुएंस रहा, इन्फ्लुएंस क्या हुआ, क्या क्या चीज में इन्फ्लुएंस हुआ। देखो, ए फॉर्मल ईरानियन राइटिंग जिसको खारोस्ती कहा जाता है, खारोस्ती स्क्रिप्ट बिकम द पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। मतलब ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में उनका जो स्क्रिप्ट था, उनका जो लिपि था, वो पॉपुलर हुआ। उनका लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, खारोस्ती दैट इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो ए फॉर्म ऑफ ईरानियन राइटिंग दैट इज, जिसको खारोस्ती स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि पॉपुलर हुआ। ठीक है, दैट इज सॉरी राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इस तरीके से। देखो ये है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वो जो है राइट टू लेफ्ट वाला, ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग का जो लिखना है कैसा होता है, ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है। उनका जो लिखना है दैट इज राइट टू लेफ्ट, ये वाला डायरेक्शन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन बताएगा, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोस्टोफोडन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने बताया था बोस्टोफोडन। पहला है राइट टू लेफ्ट, दूसरा है लेफ्ट टू राइट, तीसरा है राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, जिसको जिगजैग मोशन भी कहा गया है। ठीक है, जिगजैग मोशन भी कहा गया है। ठीक है, तो हम लेकिन यहां जो खारोस्ती स्क्रिप्ट का मतलब है राइट टू लेफ्ट वाला है। ठीक है, और ये जो है पर्शियन जो है, इट रिमेन पर्शियन कंटैक्ट फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। मतलब ऑलमोस्ट जो है 200 साल तक जो है पर्शियन जो है ये भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रहे थे।
ऑलमोस्ट 200 साल तक जो है रहे थे, ठीक है। 200 साल तक उन्होंने भारत के ऊपर एक तरफ से रहे थे, ठीक है, पर्शियन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उसका क्या हुआ, एक जो है मौर्यन आर्ट के ऊपर आने वाला टाइम पे डिस्कस करेंगे, मौर्यन आर्ट के ऊपर उनका इंपैक्ट था, पर्टिकुलरली द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका एंड द स्कल्पचर फाउंड इन दैम, जो मतलब जो अशोका में पिलर्स पाए गए थे वहां पर जो है ये आर्ट जो है, जो आर्ट पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस वहां पर देखा जाता है। एंड द वेरी आइडिया ऑफ इशूइंग एडिक्ट्स बाय द अशोका, द वेरी आइडिया ऑफ इशूइंग एडिक्ट्स बाय द अशोका, रॉक एडिक्ट्स वगैरह, जो अशोका का रॉक एडिक्ट वगैरह थे, ठीक है, शिलालेख वगैरह था, वो उन्हीं से जो है इंस्पिरेशन लिए थे, उन्हीं का ही इन्फ्लुएंस था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शिया, ये जो है पर्शिया का इन्फ्लुएंस रहा भारत के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखो महाजनपद, महाजनपद ऑफ कंबोज, मड्रा एंड गांधार, ठीक है, महाजनपद ऑफ कंबोज, मड्रा, ठीक है, दैट इज कंबोज, मद्रा एंड गांधार वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग विच ईच अदर, ठीक है। जो जो पर्टिकुलरली जो गांधार था, कंबोज था, मद्रास था, आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, उसी का उसने भरपूर फायदा उठाया। देखो, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिसयूनिटी, द पर्शियन और ईरानियन एम्पायर इन द 6th century BC पेनिट्रेट द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो मैंने बताया था, ठीक है। जिस तरह से कंबोज, ठीक है, मद्रा और गांधार जो है आपस में महाजनपद जो है लगातार आपस में लड़ रहे थे, इस राजनीतिक फुट का फायदा उठाते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी या ईरानी साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम भारत को प्रवेश किया था। सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। और ये जो उनको कहा जाता है आर्किमिडियन किंग्स, ठीक है, आर्किमिडियन किंग, जो कि साइरस, जिसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया था 558 BC से लेकर 529 BC तक, वाज द फर्स्ट रूलर टू इन्वेड द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो है भारत उपमहाद्वीप पर पहला आक्रमण करने वाला था, फर्स्ट पर्सन हु अटैक ओवर दिस, ठीक है, पहला आक्रमण करने वाला है ना। देन उसके बाद जो है लेटर पर्शियन किंग, ठीक है, लेटर पर्शियन किंग, ठीक है, दैट इज डेरियस, ठीक है, इन द ईयर 560 BC एनेक्स पंजाब एंड वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध, ठीक है। जो अगला उसका जो पोथा, ठीक है, उसका जो पोथा है वो कहां पर, पंजाब, सिंध, ठीक है, पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध को कैप्चर किया था, ठीक है। इट्स अपियर दैट टिल अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ इंडिया अराउंड 330 BC the northwestern part of the subcontinent was under the Persian, मतलब अलेक्जेंडर जो है उसके बाद इन्वेड किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर जो है उसके बाद इन्वेड किया था, उससे पहले ये जो है पर्शियन रूल के अंडर था। सिंपल सी बात है, क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद जो है इंपैक्ट, ठीक है, पर्शियन इंपैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है, पर्शियन इंपैक्ट ऑफ इंडिया में पहला चीज क्या है, दैट इज 200 years ऑफ इंडो पर्शियन, ठीक है, भारत फारसी संपर्क के 200 वर्ष तक उन्होंने डोमिनेट करके रखा था। सो नॉट ओनली द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बट आल्सो द सोशियो इकोनॉमिक एक्युमुलेशन, ठीक है, सो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे। मतलब सोचिए 200 साल तक वो लोग रूल करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा था, उसके साथ साथ जो सामाजिक, यहाँ के कुछ चीजें जो है वो लोग सीख रहे थे और वहां के कुछ चीजें जो है हम लोग सीख रहे थे। और खासकर जो है उन्होंने खारोस्ती स्क्रिप्ट, जो मैं अभी बात कर रहा था, खारोस्ती स्क्रिप्ट जो कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट, जो हम लोग लिखते हैं उसका उल्टा, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो वहां से ही थोड़ा बहुत हमें इन्फ्लुएंस मिला था। और पर्शियन, ठीक है, यू कैन से पर्शियन सिग्लोटाइप कॉइन वर कॉपीड इन इंडिया, ठीक है, पर्शियन सिग्लोइड टाइप कॉइन जो है कॉपीड इन इंडिया, उसको कॉपी किया गया था इंडिया के द्वारा। उसके साथ द मोन्यूमेंट ऑफ अशोका टाइम, स्पेशली द बेल शेप कैपिटल, ठीक है, बेल शेप कैपिटल। उसके साथ साथ एंड द प्रियम्बल ऑफ अशोका एडिक्ट्स हैव ए लॉट ऑफ इरानियन इन्फ्लुएंस। अगर मैं अशोका इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूं, ये डिटेल में मैं मौर्य एम्पायर में टाइम पे बताऊंगा कि अशोका के जो मतलब यू कैन से जो प्रियम्बल ऑफ द अशोका एडिक्ट्स है
या फिर बेल सेप कैपिटल है, यहाँ पर जो है इरानियन का इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे क्लियर है, इरानियन का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, अब देखो अगला जो चीजें है, अगला जो है वो है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुने होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुने होंगे आपने। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और एक चीज भी है, हाँ ठीक है, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ कोई भी वीडियोस को आपको कभी कभी क्या है ना, 2-3 बार भी देखना होता है, देख लेना। चलो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब पहले समझो कि अलेक्जेंडर के बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर जिसको प्रिंस ऑफ मैसेडोनिया भी कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैसेडोनिया भी कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ था 356 बीसी बर्थ। ठीक है, अलेक्जेंडर का, है ना, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर के बारे में। ठीक है, पहले समझते हैं अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा रफली, चीजें क्या है अलेक्जेंडर के बारे में। ठीक है,